अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज डिवीजन ऑपरेटर, जिसे हम कॉमन टर्म्स में फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी तरीके का डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, कोशेंट हमें मिलता है। जब भी हम मैथमेटिक्स के टर्म में डिवाइड करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं एज अ रिजल्टेंट, एक तो रिमाइंडर मिलता है और एक कोशेंट मिलता है। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश को काम में लिया है तो ये फॉरवर्ड स्लैश हमेशा हमें कोशेंट को रिटर्न करने का काम करता है। अब डिवीजन के केस में हमें दो बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता है। अब वो दो बेसिक रूल्स क्या होते हैं, देखिए जब भी हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो नंबर्स हमने काम में लिए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमने काम में लिया है, अगर वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं है, तो हमेशा हमारा आंसर भी इंटीजर के फॉर्म के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को फ्लोटिंग पॉइंट लिया है या फिर दोनों को फ्लोटिंग पॉइंट लिया है तो हमारा आंसर फ्लोट के अंदर आता है। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ वो इंटीजर वैल्यूज को यूज करके, यानी कि न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी इंटीजर ही होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर 14 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे अगर मैं 5 से 14 को डिवाइड करती हूँ तो 5 टू जा हमारे पास में 10 होता है। अब यहाँ पे जब हम 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास में 4 आता है। तो ये तो हमारा रिमाइंडर है और ये है हमारा क्वोशंट। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, हमें क्वोशंट को रिटर्न करने का काम करता है। अब यहाँ पे इस नंबर का कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते, हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाते, फिर यहाँ पे एक जीरो आ जाता, फिर 5 8 जा 40 होता तो 2.8 समथिंग हमारे पास में आंसर आता। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए इंटीजर और इंटीजर को काम में लिया है तो आंसर भी आपका इंटीजर के अंदर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें सिर्फ 2 मिला है एज अ आंसर, फर्दर डेसिमल के अंदर डिवीजन नहीं हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है 10 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर मैं 10 को डिवाइड करती हूँ तो 5 टू 10 कंप्लीटली ये तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास में 0 आएगा। तो इस केस में भी हमारे पास में आंसर आया है 2। अब ये आंसर एक्चुअली में है क्या, क्वोशंट है। तो जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो हमें क्वोशंट को रिटर्न करने का काम करता है। ये तो पहला केस था जब इंटीजर और इंटीजर को काम में लिया है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू के टाइप को थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब न्यूमरेटर को मैंने फ्लोटिंग पॉइंट बना दिया है 14.0 डिवाइड बाय 5, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो आंसर है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आएगा, यानी कि हमारे पास में कंप्लीट डिवीजन होगा इस नंबर का। जब हम इंटीजर के फॉर्म में डिवीजन करते हैं तो होता क्या है, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन होके कोई फ्लोटिंग पॉइंट आ भी जाता है ना, तो क्योंकि इंटीजर है तो इस पॉइंट की वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं और सिर्फ पॉइंट से पहले वाला पार्ट हमें मिलता है आउटपुट के तौर पे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को भी पॉइंट बना दिया है तो फिर हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही डिवीजन का हमारे पास में आंसर कैलकुलेट होके आएगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर तो न्यूमरेटर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर था। मान लीजिए यहाँ पे सेकंड जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे अब मैंने न्यूमरेटर को तो इंटीजर ले लिया और डिनोमिनेटर को फ्लोटिंग पॉइंट में ले लिया, तो अब की बार भी हमारा जो आंसर है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आएगा। So if we use integer and integer, then we get answer as integer. अब अगर हमने इंटीजर और फ्लोट को काम में लिया है, चाहे दोनों में से कुछ भी हो, न्यूमरेटर इंटीजर हो या हमारे पास डिनोमिनेटर इंटीजर हो या कोई दूसरा हमारे पास में फ्लोट हो, तो फिर हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट के आंसर ही आते हैं। अब जो ये डिवीजन ऑपरेटर है वो क्या करता है, हमें क्वोशंट को रिटर्न करने का काम करता है। आई होप पहला ऑपरेटर सबको क्लियर होगा।
अरिथमेटिक की कैटेगरी में लास्ट जो ऑपरेटर हमारे पास में है दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसे हम परसेंटेज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम दो रूल हैं, इंटीजर टू इंटीजर एंड इंटीजर टू फ्लोट या फ्लोट टू इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर हमें कब मिलता है, जब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो क्वेश्चन की अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो हम फॉरवर्ड स्लैश को काम में लेंगे। लेकिन अगर मुझे रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है तो हम फिर वहां पे परसेंटेज सिंबल यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में लेते हैं। मतलब क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 14 को 5 से डिवाइड किया था और आंसर हमारे पास में आया था 2, क्योंकि हमने वहां पे डिवीजन सिंबल को काम में लिया था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस सिंबल को काम में लिया है तो डिवीजन तो अब भी होगा, 14 को 5 से डिवाइड करवाया जाएगा, लेकिन जो आंसर हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास में आएगा 4। जब मैं 5 को डिवाइड करती हूँ, मैं 14 को जब डिवाइड करती हूँ 5 से, तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर के अंदर 4 बच रहा है, तो ये 4 हमें मिलेगा एज अ आउटपुट। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो हम डिवीजन सिंबल को काम में लेंगे, और अगर हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट हो तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में लेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास में दो रूल्स होते हैं। पहला रूल है इंटीजर टू इंटीजर, चाहे आप किसी भी तरीके की वैल्यू लो, आप 14 को 5 से डिवाइड करवाओ या 5 को 14 से डिवाइड करवाओ, दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आउटपुट हमारे पास में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों में से किसी एक वैल्यू को फ्लोट ले लेते हैं, चाहे पहले वाला वैल्यू हो चाहे दूसरा वाला वैल्यू हो, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पे एरर जनरेट होके आती है। अब वो एरर क्या आती है, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो गड़बड़ आता है। इस वजह से यहाँ पे हम किसी भी तरीके के फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करके हम रिमाइंडर को फेच नहीं कर सकते। रिमाइंडर को अगर आपको फेच करना है तो हमेशा हमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ही काम में लेना होगा, जबकि डिवीजन के अंदर हमारे पास में दोनों केसेस अलाउड होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी और इंटीजर भी। रिमाइंडर के केस में सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ही काम करता है। अब ये तो पहला एग्जाम्पल था, सिंपल डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में 4 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 को मैंने मॉड्यूलस किया है 5 से, सेम वही चीज, 10 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो यहाँ पे जब भी हम रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमारे पास में आंसर में 0 आता है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो हमारा पहला ऑपरेंड है वो डिविजिबल है सेकंड ऑपरेंड से। डिविजिबल का मतलब क्या है, हमने किसी नंबर को डिवाइड किया है और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, सपोज आपको कहा गया है आपको 100 एक नंबर दिया गया है और आपको ये चेक करना है कि वो 100 नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 बाय 1 और रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो हम यही कहते हैं ना मैथ्स के अंदर कि हाँ 100 डिविजिबल है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी वही कंसेप्ट है, जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में लेते हैं और हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि जो 10 है हमारा वो 5 से डिविजिबल है। आगे जाके हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे सिंपल इफ के अंदर इवन एंड ऑड का, वहां पे ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वहां पे हम ये चेक करेंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर 0 के अलावा कुछ और रिमाइंडर आता है यानी कि वो नंबर डिविजिबल नहीं है। तो अगर डिविजिबिलिटी चेक करने का आपके पास में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। डिवीजन ऑपरेशन में जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबिलिटी वाली हमारी सिचुएशन ट्रू होती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 25 मॉड्यूलस 4। तो अब यहाँ पे 25 को 4 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 4 6 24 और एक रिमाइंडर मेरे पास में बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही हमारे पास में आउटपुट आएगा, रिमाइंडर आर ऑलवेज रिटर्न। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स मैंने काम में लिए हैं, यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है, तो प्रॉपरली डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर इन वैल्यू के ऑर्डर्स को चेंज कर दूं, मतलब पहली वैल्यू छोटी हो जाए बाद वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, यानी कि मैं यहाँ पे 3 को 4 से डिवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ,
तो मैथमेटिक्स के अंदर तो क्या करते हैं, अगर नंबर छोटा होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद इस 3 के बाद एक 0 आ जाएगा, तो यानी कि अब ये 30 नंबर बन गया है। तो 4 7 28, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 0.7 एंड सो ऑन आउटपुट आता है। लेकिन यहाँ पे तो फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्टेड ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किसी छोटे नंबर को काम में लेते हैं, तो वो नंबर ही हमें एज अ आउटपुट रिटर्न होके मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे 4 0 0, अब हम पॉइंट वाला काम तो कर ही नहीं सकते, और 4 1 तो 4 होता है, तो वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे जब छोटे वैल्यूज को काम में लेते हैं, तो वो छोटी वैल्यू ही हमें मिलती है एज अ आउटपुट। तो ये है हमारे पास में मॉडुलस के कुछ रूल्स। अब ये तो इंटीजर टू इंटीजर है, जैसे कि मैंने कहा इंटीजर टू फ्लोट ले या फिर फ्लोट टू इंटीजर ले, दोनों केसेस में हमारे पास में एरर ही निकल के आती है, क्योंकि मॉडुलस फ्लोटिंग पॉइंट का रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करके नहीं देता है। So that was all about modulus operator. अब इस वाले पार्ट में अभी तक जो मैंने बताया है, पहले आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए, आगे जाके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं आपसे पूछूंगी। पहले कंफ्यूजन है दोनों ऑपरेटर्स में, कुछ भी किसी को भी, देन प्लीज रेज हैंड। सबको सब कुछ क्लियर है? यस ना। अब अभी तक डिवीजन ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया और हमने मॉडुलस ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, सो वी नो हाउ बोथ ऑपरेटर्स आर वर्किंग। लेकिन इनका जो यहाँ पे काम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतनी बेसिक वर्किंग यहाँ पे नहीं होती है। अब मतलब क्या है मेरा, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने जब इस 6 5 4 2 को 10 से डिवाइड किया, तो हमारे 10 से मॉडुलस किया, तो हमारे पास में क्या आंसर आया, हमारे पास में 2 आंसर आया। अब ये जो 2 है वो एक्चुअली में है क्या, वो 2 है इस नंबर का लास्ट डिजिट। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलस करते हैं, तो हमेशा हमें उस नंबर की लास्ट डिजिट कैलकुलेट होके मिलती है, चाहे वो लास्ट डिजिट कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 6544, तो यहाँ पे मुझे 4 मिलता एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा, वो लास्ट डिजिट आपको मिलेगा एज अ आउटपुट। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको कि मैंने क्या कहा है? मॉड्यूलस जब हम 10 से करते हैं, तो वी गेट लास्ट डिजिट एज आवर आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे अब डिवाइड बाय 10 नहीं, डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000 कर रही हूँ। सेम गोज फॉर मॉडुलस। अब मॉडुलस के आंसर्स तो आप लोगों ने दे दिए, मैंने आप लोगों से ही पूछे थे, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब यहाँ पे सेम चीज डिविजन और मॉडुलस के केस में, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 10, मॉडुलस बाय 10, मॉडुलस बाय 100 एंड मॉडुलस बाय 1000। अब यहाँ पे जब भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है क्वोशिएंट। तो इस 10 को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8754 को डिवाइड करती हूँ 10 से, तो हमें आंसर मिलेगा 875, क्योंकि 4 तो यहाँ पे डिविजिबल है ही नहीं, पॉइंट आएगा ही नहीं, तो 875 हमें मिलेगा क्वोशिएंट के तौर पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करती हूँ, तो 87 टाइम्स ही बस ये नंबर हो सकता है, 54 तो ये डिवाइड करेगा ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ में 87 मिला है एज आउटपुट। सिमिलरली अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे सिर्फ 8 टाइम्स ही ये हमारा नंबर सॉल्व हो पाएगा, 754 यहाँ पे जो है हमारे पास में डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिमिलरली अगर मॉडुलस ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना हो, सेम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बस अब हमें रिमाइंडर मिलेगा। तो इस नंबर को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया है, तो सिर्फ ये कितने टाइम्स जाएगा, 875 यहाँ पे हमारे पास में क्वोशिएंट आया एंड रिटर्न क्या है, 4। तो यहाँ पे 4 एज अ रिमाइंडर हमें रिटर्न होगा, जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसे मॉडुलस बाय 100 करती हूँ, यानी कि 100 से डिवीजन हो रहा है और अब रिमाइंडर क्या आएगा, 54, तो 54 हमारे पास में आउटपुट आया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 8754 को मॉडुलस बाय 1000 करती हूँ, तो यहाँ पे 8 टाइम्स ही हमारा नंबर जाएगा एंड 754 हमारे पास में रिमाइंडर आएगा।
तो इस तरीके से हम डिवीजन एंड रिमाइंडर वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे मॉडुलस बाय 10 किया है तो आपको लास्ट डिजिट मिली है, मॉडुलस बाय 100 किया है तो लास्ट 2 डिजिट मिली है, मॉडुलस बाय 1000 किया है तो आपको यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट मिली है। सिमिलरली मॉडुलस बाय 10,000 कर दें तो 8754 कंप्लीट मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जीरोस इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास में जो नंबर्स हैं, जीरोस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक नंबर का इनपुट लेके उसकी डिजिट्स को अलग अलग करने वाले हैं। कैसे होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर हम मॉडुलस ऑपरेशन में नेगेटिव नंबर काम में ले तो फिर कैसे काम होगा। तो यहाँ पे देखिए काम तो बिल्कुल वही होगा। अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपको नेगेटिव सिंबल को भूल जाना है। भूल जाइए कि यहाँ पे -9 है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 9 दिया गया है। अब अगर 9 को 4 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हमें करना क्या है, जो भी रिमाइंडर हमने कैलकुलेट किया है उसके आगे नेगेटिव सिंबल लगा दो तो वो बन जाएगा हमारा रिमाइंडर। यानी कि -9 को अगर मैं 4 से मॉडुलस करूं तो मेरे पास में आंसर आएगा -1। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में -5 है और मॉडुलस किया है 2, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर आता है 1, राइट। तो बस हमें करना क्या है, जो भी रिमाइंडर आया है उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, -18 नंबर है हमारे पास में, उसको मैं मॉडुलस कर रही हूँ 4 से, क्या आंसर आएगा बताइए ना। आई होप यहाँ तक का सारा पार्ट आपको क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग प्लीज बता देना, बिकॉज आगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे, जब और हम लोग लूप्स एंड इफ वाले कंडीशन काम मिलेंगे तो वहां पे ये मॉडुलस और डिवीजन बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ये कंसेप्ट वहां पे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो हम वन बाय वन पहले तो हम करने क्या वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर का इनपुट लिया है, ठीक है, जिसे मैंने नम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब जो भी हमारा नंबर है यानी कि 4258 यूजर ने हमें इनपुट दिया है, हमें क्या करवाना है, इस नंबर की सारी डिजिट्स अलग अलग करवानी है। ठीक है, हर एक डिजिट को हमें अलग अलग डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम हमेशा मॉडुलस और डिवीजन ऑपरेटर को काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस बाय 10 करूं तो मुझे लास्ट डिजिट मिल जाती है, मॉडुलस बाय 100 करूं तो लास्ट 2 डिजिट, मॉडुलस बाय 1000 करूं तो लास्ट 3 डिजिट। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक डिजिट चाहिए। अगर मॉडुलस बाय 100 करूंगी तो 58 दे देगा, ये तो वो तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए मुझे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। जो भी हमारा नंबर है मॉडुलस बाय 10, तो ये क्या करेगा, 8 हमें एज अ आंसर कैलकुलेट करके देगा, जिसे मैंने असाइन करवा दिया डिजिट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे डिजिट के अंदर लास्ट डिजिट आ गई, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात करूं तो उसमें तो अभी भी चारों डिजिट्स है, ओरिजिनल नंबर के अंदर थोड़े ही कुछ चेंज हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे किसी भी नंबर में से एक एक डिजिट हटानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4258 को 10 से डिवाइड करूं, ठीक है, 10 से मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्वोशंट मिलेगा यानी कि 425 मिलेगा। तो अगर हमें एक एक डिजिट को यूज करके कुछ काम करवाना है तो वहां पे हम काम में लेते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, और एक एक करके अगर हमें ओरिजिनल नंबर में से डिजिट हटानी है तो हम वहां पे काम में लेंगे डिवीजन ऑपरेटर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट डिजिट पता लगा ली कौन सी है, एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा ली। अब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट डिजिट चाहिए यानी कि 5 चाहिए, तो सबसे पहले उस 8 को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इस नम नाम के वेरिएबल को 10 से डिवाइड कर लिया।
तो मेरे पास में आंसर आ गया 425 और इसे मैंने नम के अंदर असाइन करवा दिया। अब देखिए नम के अंदर ओरिजिनल वैल्यू थी 4258। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, इट इज 425 नाउ। तो यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो अब नम नाम की वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 425 वो अब बन चुकी है। अब यहाँ पे फिर से मैंने इस नम की वैल्यू को काम में लिया। अब आखिरी डिजिट हमारे पास में 5 है। अब आखिरी डिजिट को अगर फेच करना हो तो फिर से मॉडुलस 10 कर सकते हैं। 425 मॉडुलस 10, आंसर क्या आएगा 5। उसे मैंने असाइन करवा दिया डिजिट 2 नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है पता बढ़ गई और उसे असाइन करवा लिया, लेकिन यहाँ पे तो वो डिजिट अभी भी प्रेजेंट है। अब 2 को एक्सेस करने के लिए इस 5 को पहले हटाना पड़ेगा, तो फिर से हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 425 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो 42 टाइम्स ये नंबर हमारा जाएगा और 5 जो है वो अब यहाँ से हट जाएगा। अब नम के अंदर मैंने 42 असाइन करवा दिया। सिमिलरली अब जो हमारे पास में 42 नंबर बचा हुआ है, मुझे 2 एक्सेस करना है, 2 लास्ट डिजिट है, तो फिर से 10 से मॉड्यूलस करेंगे, तो रिमाइंडर में हमारे पास में 2 आएगा, जिसे मैंने असाइन करवा दिया डिजिट 3 नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सिर्फ एक डिजिट बाकी है जिसको एक्सेस करना है, पर उसके लिए उस 2 को हटाना पड़ेगा। तो फिर से मैंने क्या करा, नम को 10 से डिवाइड कर दिया। 42 डिवाइड बाय 10, तो 4 टाइम्स जाएगा खाली ये हमारा नंबर, तो 4 हमारे पास में एज अ क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न होगा, जिसे मैंने नम के अंदर असाइन करवा दिया। अब यहाँ पे एक ही नंबर बाकी है, एक ही डिजिट बाकी है हमारे पास में इस वेरिएबल के अंदर, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डिजिट 4 इज इक्वल्स टू नम, क्योंकि अब लास्ट डिजिट ही बाकी है, उसके अंदर सारी चीजें हमारे पास में खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो और डिजिट 4 इज इक्वल्स टू नम भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे मॉडुलस वाला काम ही करवाना है, तो अब क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास में बाकी है, तो हम 4 मॉडुलस बाय 10 करेंगे। तो 4 क्या है, छोटा नंबर है, तो ये छोटा नंबर ही हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैंने गड़बड़ लिख दिया है, हाँ 4 मॉडुलस बाय 10 हमारा आंसर 4 ही आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये नंबर छोटा है, अब छोटा नंबर तो कम्प्लीटली डिविजन हो नहीं सकता, तो ये छोटा नंबर ही हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न होगा। तो अब यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने हर एक डिजिट को अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब सिंपली मैंने किया क्या, मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर % करके 4 बार लिख दिया, क्योंकि मुझे 4 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो डिजिट 1 कॉमा डिजिट 2 कॉमा डिजिट 3 कॉमा डिजिट 4। डिजिट 1 के अंदर क्या है, जो सबसे पहले वैल्यू फेच करी थी यानी कि 8, तो पहले 8 प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस दे रखी है मैंने, तो एक स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद डिजिट 2 वेरिएबल, डिजिट 2 के अंदर क्या है, 5 एज अ वैल्यू स्टोर है, तो 5 हमारे पास में आउटपुट के तौर पे आया, फिर से एक स्पेस प्रिंट करवाई है। उसके बाद डिजिट 3 के अंदर क्या है हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास में प्रिंट हो गया। सिमिलरली डिजिट 4 के अंदर क्या है, लास्ट हमारे पास में वैल्यू 4 थी, तो अब ये 4 डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर हो और उस नंबर के अलग अलग डिजिट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना हो, पूरा नंबर नहीं चाहिए, एक एक डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हमें मॉडुलस और डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले हम डिजिट को फेच करेंगे और फिर उस डिजिट को ओरिजिनल नंबर में से हटा देंगे, तो ये हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। जस्ट अ मिनट।